आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। बच्चा पार्टी, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन का डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी मैं कह सकता हूं स्पेसिफिकली, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में नहीं करने वाले, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो कि हमें डिस्कस करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक प्रीवियस सेशंस में बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के हमने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया, लिंक रिएक्शन को डिस्कस किया, उसके अलावा हमने क्रेब साइकिल को भी डिस्कस किया, राइट। उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप का, पहले इससे पहले हमें टर्म्स पता होनी चाहिए ईटीएस को स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, दैट इज फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है, राइट। जो फॉस्फोराइलेशन होता है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कौन सा, सबस्ट्रेट लेवल, और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है हल्का सा। आज हम कौन सा करने वाले हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के नाम से, राइट। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जब डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, राइट। सबस्ट्रेट का डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो और उसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन हो, ठीक है। और उसके बीच में फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स बने, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का। इन द केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस किसका किया था, ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट, राइट। तो ग्लूकोज का डायरेक्ट जो है ब्रेकडाउन हुआ, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन हम कर रहे थे, बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स बना रहे थे फॉस्फोराइलेटेड। अब उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इसमें ऑक्सीजन का रोल रहने वाला है, राइट स्टूडेंट्स। हमने अभी देखा था ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल में, उसमें हमने NADH FADH2s बनाए थे बियॉन्ड द एटीपीज के अलावा, राइट। उन NADH, और एक मैंने बात आपको बताई थी प्रीवियस सेशन में, अगर आपको याद है कि नहीं याद है बच्चा पार्टी, एक NADH जो होता है ये 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है, जबकि एक FADH2 जो होता है ये जो होता है 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है। समझ में आ रहा है शेरों, एक FADH2 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है, और एक NADH जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द 3 ATPs। ये हमने वहां पे बनाए थे, टोटल कितने बनाए थे, दो NADH हमने बनाए थे ग्लाइकोलाइसिस में, 2 NADH हमने कहां बना दिए थे, 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस में बनाए थे, प्लस 2 NADH लिंक रिएक्शन में बनाए थे, इसके अलावा 6 NADH क्रेब साइकिल में बनाए थे। इसका मतलब टोटल तो हमने 10 NADH ही बना दिए थे अभी तक, क्रेब साइकिल तक, ठीक है। तो इन 10 NADH से अब कन्वर्ट करवाएंगे हम, एटीपीज का फॉर्मेशन करवाएंगे इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टडी करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा हमने FADH2 क्रेब साइकिल में कितने बनाए थे, 2 FADH2 भी बनाए थे, 2 FADH2 भी बनाए थे, और ये कंप्लीट कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपको क्रेब साइकिल वाले सेशन में बता चुका हूं, देख सकते हैं, राइट। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होने वाला है। कैसे क्या सीन पूरा का पूरा होने वाला है उसको हम देखने वाले हैं बड़े ही प्यार से, ठीक है, बड़े ही दुलार से। अब स्टार्ट करते हैं हमारा कोर टॉपिक, दैट इज ETC, जिसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन 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 ट्रांसपोर्ट चेन। देखो नाम इसका बड़ा प्यारा है, टॉपिक बड़ा खतरनाक है, नहीं समझ में आया तो उड़ जाओगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, राइट। आपके स्कूल एग्जाम्स हो सकते हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, सबके पर्सपेक्टिव में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होगा एक चेन में। अब ये चेन किस चीज की है, ये चेन जो है ये प्रोटीन्स की है, प्रोटीन्स की नहीं है, बहुत सारे प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्सेस की है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो बहुत सारे प्रोटीन्स की है, कॉम्प्लेक्सेस की है। हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इसको रीड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबसे पहले पता होना चाहिए होता कहां पे है। ये कहां होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनर
मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बचपन में ये पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेसिस होते हैं, राइट। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नाम याद रखने, कौन से प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो चेन फॉर्मेशन करेंगे, जिन प्रोटीन्स में, जैसे एक वैसा है, घर है बहुत सारे, सीरीज में घर है बहुत सारे और बंदर कूद रहा है, बंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो मंकी जो है एक घर से दूसरे घर में जा रहा है, दूसरे से तीसरे घर में जा रहा है, तो वो घर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं वो हमें इसमें देखना है, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो होते हैं 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन मूव करता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स टू सेकंड टू थर्ड टू फोर्थ, इस टाइप से मूवमेंट करेगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस, 4 कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। सो 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस हैं। क्या क्या इसमें होता है अभी देखेंगे हम। जो कॉम्प्लेक्स 1 है, इसको प्यार से पता है क्या बोला जाता है बेचारी, प्यार से बच्चा जी इसको बोला जाता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। वाह, ये नाम बहुत प्यारा लग रहा है ना आपको, मुझे पता है, ठीक है। NADH डिहाइड्रोजिनेज इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। जबकि सेकंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है ETC में, ये सब हम देखेंगे एक बार सीरीज में, एक बार नेमिंग बता रहा हूं आपको क्या क्या इसमें आने वाले हैं, कौन कौन से शेयर इसमें देखने वाले हैं। सेकंड वन इज द, सेकंड कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। सब समझ में आ जाएगा, अभी तो नाम देखो बस तुम, अभी तो नामकरण हो रहा है, जीवन तो बाद की बात है। थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है इसको क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको। कॉम्प्लेक्स 1 को क्या नामकरण है उसका, और क्या, NADH डिहाइड्रोजिनेज बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स 2 को स्टूडेंट्स FADH2 डिहाइड्रोजिनेज बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसको साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। एंड कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो है ETC में इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता कहां पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस लिए होता है, ये ATP का फॉर्मेशन इसमें होने वाला है। कैसे होने वाला है, 4 कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। कौन से 4 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजिनेज भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स 2 को FADH2 डिहाइड्रोजिनेट भी बोला जाता है, या फिर इसी को सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा इसी चीज को, ये जो FADH2 डिहाइड्रोजिनेज है इसको सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोला जा सकता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज भी इसको बोला जा सकता है। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज को सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोला जाता है। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि इसको रखने में आसानी होगी आगे, ठीक है। इसको सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज बोला जाता है। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा कुछ और नाम, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो आपको याद रखने की जरूरत है, जो इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो FMN। व्हाट इज FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो फ्लेवो प्रोटीन। अरे ये वही प्रोटीन जो विटामिन होता है ना आपका, विटामिन B2, वही वाला है ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवो प्रोटीन। एक नाम ये याद रखना है आपको। एक तो ये प्रोटीन का रोल आपको देखने को मिलेगा इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में, ये सब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में कौन सा मॉलिक्यूल मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। फ्लेवो प्रोटीन के अलावा आयरन सल्फर प्रोटीन, कौन सा, आयरन सल्फर
प्रोटीन, राइट, आयरन सल्फर प्रोटीन। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल दैट इज यूबी क्विनोन, क्यू से इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में। यूबिक्विनोन एक्ट एज अ कोएंजाइम इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। यूबिक्विनोन के अलावा अगर मैं बात करूं तो साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बहुत सारे इसमें देखने को मिलेंगे आपको। कौन कौन से साइटोक्रोम देखने को मिलेंगे? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ठीक है। ये सब साइटोक्रोम्स आपको देखने को मिलेंगे इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको याद रखने, दैट इज फ्लेवोप्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम बी, सी, C1, A3, ये सब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में, क्लस्टर्स में, जिसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो फाइनली क्या होता है? एटीपी का सिंथेसिस होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां तक मुझे लग रहा है आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो आगे चलें, कहानी शुरू करें। क्या हम अब कहानी शुरू कर सकते हैं? क्या अब देखो अभी तक मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। ये होता कहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? मेम्ब्रेन ऑफ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके अदर नेम्स क्या हैं ये भी मैंने बता दिया। इससे पहले हमने क्या किया था? फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं हमारे प्रीवियस सेशंस में। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की स्टडी कर रहे हैं। अभी तक मैंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का नाम नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल रहा हूं। ऑक्सीजन बताया भी नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है मॉलिक्यूल्स में, राइट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एक 5th कॉम्प्लेक्स और आ जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लस दिस 5th कॉम्प्लेक्स, इसी को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये 5th कॉम्प्लेक्स जो है, इस 5th कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। तो ये 5th कॉम्प्लेक्स भी जब इन्वॉल्व हो जाता है उन 4 कॉम्प्लेक्सेस के अलावा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। इन 4 कॉम्प्लेक्स के अलावा एक और 5th कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करने वाला है, जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। अगर उसको भी साथ में जोड़ लें तो ये पांचों कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या प्रोसेस करवाते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अब आगे स्टार्ट करें क्या? अभी आगे स्टार्ट करें पक्का? तो चलिए, हाँ जी। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 4 कॉम्प्लेक्सेस है, मैंने आपको बताया, कुछ मॉलिक्यूल्स आपको मैंने बताए, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट कैसे है पहले एक बार ये देख लेते हैं, कैसे क्या होने वाला है वो देख लेते हैं, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है बचपन से ही, अभी आप देखना, मतलब आप कहोगे मैं तो वारी जावा, ठीक है। वाओ, ठीक। ये डमरू से नहीं बना रहा यार, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, ठीक है ना। बुक वाला डायग्राम कभी समझ आए ना है, लेकिन ये वाला नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी अपन देते हैं पूरी। देख रहे हो क्या बना दिया मैंने? अरे देख वेख भी रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, इस पे ईटीसी में समझाने वाला हूं पूरा का पूरा। इसमें अब देखो लेबलिंग जैसे जैसे करूं समझते जाना कान खोल के, ठीक है। सबसे पहले ये है कॉम्प्लेक्स 1, अंदर ही लिख दूं क्या? चलो बाहर ही लिख देता हूं। ये जो व्हाइट कलर से है दैट इज कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। उसके अलावा ये जो येलो कलर से मैंने बनाया दैट इज कॉम्प्लेक्स 2। उसके अलावा जो ग्रीन कलर से बनाया है दैट इज कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। उसके अलावा ये कौन से कलर से बना दिया? हाँ, दिस इज कॉम्प्लेक्स 4,
ठीक है, तो ये बीच में ये दोनों क्या बना दिए डिजाइन अपनी मर्जी से नहीं बनाया ये भी, इसको भी ध्यान से देख लो। दिस इज यूबिक्विनोन, दैट इज कोएंजाइम, जिसको हम कह रहे थे ना ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करेगा, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज यूबिक्विनोन। ठीक है, ये सब इनर मेम्ब्रेन में चल रहा है, कैसे अभी बताएंगे। इसके अलावा ये क्या है बीच में जो इस ब्लू कलर से बना दिया, इट इज साइटोक्रोम सी। क्या है ये? साइटोक्रोम सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 चार कॉम्प्लेक्सेस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इस टाइप से अरेंज्ड होते हैं, पहली बात। अब देखो होने क्या वाला है, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं NADH और FADH2 से, जिसकी एनर्जी रिलीजिंग से हम क्या करवाने वाले हैं, ऑल ATP का सिंथेसिस करवाने वाले हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है पहले हमें वो पता होना चाहिए। हमेशा याद रखना कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है NADH से। NADH जो है, ये जो NADH है ये कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में, मतलब अपना प्रोटॉन रिमूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देता है इसको। कहानी साफ है, इलेक्ट्रॉन्स अपने किसको दे देता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 को दे देता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसमें लेने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन बैठा है ये अभी हम देखते हैं। NADH हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को देता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, FADH2 जो है ये कन्वर्ट होता है FAD पॉजिटिव में, और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को। FADH2 अपना कॉम्प्लेक्स किसको देता, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, जब वो मतलब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है कॉम्प्लेक्स 2 को। और ये NADH किसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। क्या इतनी कहानी क्लियर हो रही है? अब आगे लेने के लिए बैठा कौन है, आगे फूफा जी बैठे हैं ना, आगे लेने के लिए बैठा कौन है, ये देखो। NADH जब इलेक्ट्रॉन अपने देता है कॉम्प्लेक्स 1 को, तो वहां पे प्रेजेंट होता है FMN प्रोटीन। अभी बताया था ना कौन सा प्रोटीन, FMN प्रोटीन, दैट इज फ्लेवोप्रोटीन, वहां पे इलेक्ट्रॉन को लेता है। फ्लेवोप्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, आयरन सल्फर प्रोटीन को ये इलेक्ट्रॉन देता है। ये आयरन सल्फर प्रोटीन इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देता है, यूबिक्विनोन को दे देता है। ध्यान से बच्चा जी समझते रहना, NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या दिया, कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 में बैठा था फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन ने लिया इलेक्ट्रॉन को, फ्लेवोप्रोटीन से इलेक्ट्रॉन लिया आयरन सल्फर प्रोटीन ने, आयरन सल्फर प्रोटीन से आगे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया यूबिक्विनोन ने। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इसके बाद इधर वाला स्टेप अगर देखें, FADH2 जो है इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कॉम्प्लेक्स 2 को। कॉम्प्लेक्स 2 में भी बैठा था आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, और इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन हमेशा किसको देता है, यूबिक्विनोन को देता है। क्या इतनी कहानी क्लियर है? हमेशा आयरन सल्फर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, यूबिक्विनोन को दे रहा है, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इसने आयरन सल्फर को दिया, इसने फ्लेवोप्रोटीन को दिया, इसने आयरन सल्फर को अगेन दिया, आयरन सल्फर ने यूबिक्विनोन को दे दिया। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ गए, यूबिक्विनोन, जो कि क्या है, एक टाइप का कोएंजाइम है। यूबिक्विनोन एक टाइप का क्या है, कोएंजाइम का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूबिक्विनोन में आ गए। अब यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन लेगा कॉम्प्लेक्स 3। यह इलेक्ट्रॉन चेन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मैंने बताया ना मंकी की तरह हर घर में कूदेगा आगे। ठीक है, तो ये क्या है कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है आगे वाला पीछे वाले से आगे वाला ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कॉम्प्लेक्स 3 लेगा। कॉम्प्लेक्स 3 में कौन बैठा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कॉम्प्लेक्स 3 से में बैठा है साइटोक्रोम बी। ठीक है, साइटोक्रोम बी बैठा है। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन लेगा आयरन सल्फर। ठीक है, आयरन सल्फर से साइटोक्रोम C1 कौन सा लेगा, साइटोक्रोम C1 जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा आयरन सल्फर से, और साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन दोबारा से कहां चला जाएगा, साइटोक्रोम C के पास चला जाएगा। क्या यहां तक कहानी समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? क्या यहां तक मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे ओ शेरों सो तो नहीं गए, मुंह मत खोलना, अपना दिमाग खोल के रखना। ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो किसको दे रहा है, यूबिक्विनोन को। देखो दोबारा से, NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कॉम्प्लेक्स 1 को, वहां पे बैठा था फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन से आयरन सल्फर के पास गया, आयरन सल्फर से यूबिक्विनोन के पास गया। ठीक है, यहाँ पे
कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिमूव करके, वहां पे आयरन सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लिए FADH2 से और आयरन सल्फर ने आगे दे दिए यूबिक्विनोन को। अब यूबिक्विनोन से आगे गया कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 में बैठा था साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर के पास गया इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर से गया साइटोक्रोम C1 के पास, साइटोक्रोम C1 से गया साइटोक्रोम C के पास। यहां तक कहानी क्लियर हो गई? क्या यहां तक कहानी क्लियर हो गई? अब साइटोक्रोम C से जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 में कौन बैठा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? साइटोक्रोम ए, और साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन कौन लेने वाला है? साइटोक्रोम A3। क्या इतनी बात क्लियर है? साइटोक्रोम ए के पास ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सारे के सारे, बीच में बार बार ई नहीं लिख रहा क्योंकि ज्यादा क्लटरिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने दिखा दिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आगे से आगे, इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। साइटोक्रोम A3 के पास गया इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स 4। फिर इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है उसको ले लेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और साथ में जोड़ेगा अपने प्रोटॉन और बना देगा पानी। बात समझ में आ रही है क्या? क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ऑक्सीजन जो है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीजन जो है वही क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, राइट। तो इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या इतनी कहानी क्लियर है? ये स्टार मार्क पॉइंट है। ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। क्या पूरी कहानी क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? ये एक रफ डायग्राम बनाकर मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कहां कहां से, कौन कौन पहाड़ियों से, कौन कौन नदियों से पार करके, कौन कौन सी झीलें पार करके पहुंचता है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक, ठीक है। अब बात सुनो, NADH का इलेक्ट्रॉन गया, फ्लेवोप्रोटीन ने लिया, आयरन सल्फर बैठा था, आयरन सल्फर से यूबिक्विनोन में चला गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे FADH2 के इलेक्ट्रॉन आए आयरन सल्फर में, आयरन सल्फर से यूबिक्विनोन में चले गए, कॉम्प्लेक्स 2 भी हो गया कंप्लीट। फिर यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर, आयरन सल्फर से साइटोक्रोम C1, उससे साइटोक्रोम C, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 में आए तो साइटोक्रोम ए के पास गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद गया साइटोक्रोम A3 के पास गया इलेक्ट्रॉन, एंड उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन ले लेता है। दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है वो क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और पानी बना लेता है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? क्या यहां तक की कहानी? और कॉम्प्लेक्स 1 इसी को क्या बोलते हैं? NADH डिहाइड्रोजिनेज। अभी नामकरण बताया था सबका। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज या FADH2 ये लेता है इसलिए उसको डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स 4 इज द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यों बोला जा रहा है इनका नाम अब आपको क्लियर हो गया होगा। NADH से इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजिनेज बोल रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है, अपना हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन होता है यहाँ पे NADH का, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसका नामकरण समझ में आ गया, इसका नाम चुन्नू क्यों रखा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 को FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि FADH2 से इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए उसका डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहा है ये, ठीक है। सक्सीनेट एंजाइम, इसमें सक्सीनेज एंजाइम का हेल्प लेता है ये। उसके बाद यूबिक्विनोन से जाता है कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइटोक्रोम B प्रेजेंट है और साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स C1 प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं हमारे पास साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C है और ये ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स फोर्थ को इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया, ये बेसिक ब्यौरा समझ में आ गया, पूरा का पूरा ओवरव्यू। अभी तक एटीपी नहीं बनाई कहीं भी, अभी तक कहीं भी एटीपी नहीं बनाई है, अभी तो जस्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक अगर कहानी क्लियर हो गई हो तो एक दो चीजें आपको वैसे समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको रिमाइंड करवा देता हूं इसमें। क्या? अब इसमें ध्यान से सुनो, आप अगर देख रहे हो हर स्टेप में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पीछे वाला लूज कर रहा है, आगे वाला गेन कर रहा है। फ्लेवोप्रोटीन से आयरन सल्फर ले रहा है तो फ्लेवोप्रोटीन क्या कर रहा है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन सल्फर यूबिक्विनोन को दे रहा है तो यूबिक्विनोन क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? एवरी स्टेप पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है।
क्या इतनी कहानी क्लियर है? हर स्टेप पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के क्या हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। दूसरी चीज, अगले वाला पिछले वाले से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। साइटोक्रोम बी अगर यूबी किनोन से ले रहा है, इसका मतलब क्या है? साइटोक्रोम बी इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो आगे वाला मॉलिक्यूल जो है, फॉरवर्ड मॉलिक्यूल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिफोर, पीछे वाले से। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इसमें। एक तो हर स्टेप पे क्या हो रही है? यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। दूसरी चीज, यहाँ पे आगे वाला मॉलिक्यूल, हर आगे वाला मॉलिक्यूल अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो हर स्टेप पे रिडॉक्स। अब दिखाते हैं आपको एग्जैक्ट हो क्या रहा है ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो क्या रही है। अब देखते हैं एग्जैक्ट। तो अभी तक क्या देख रहे थे? अभी तो बेसिक देख रहे थे कि किस टाइप से होता है। अब यहां तक समझ में आ गया, तो अब दोबारा से कॉम्प्लेक्स के बीच में मैं मॉलिक्यूल्स नहीं लिखूंगा अब की बार। ठीक है, कि फ्लेवोप्रोटीन किसमें है, आयरन सल्फर। अगर ये डायग्राम आपको एक बार समझ में आ गया तो आप कभी गलती नहीं करोगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन सा मॉलिक्यूल है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स में कौन सा है, A3 है। मतलब ये मैंने सारे इसीलिए लिख रखे हैं क्योंकि इसमें से आपको कभी भी क्वेश्चन कोई भी पूछ ले तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स 2 में आयरन सल्फर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी भी है, C1 भी है, आयरन सल्फर भी है। फ्लेवोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 में NADH कहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, FADH2। छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी इसमें बन सकते हैं। तो ये कंप्लीट डायग्राम से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। राइट स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ईटीसी। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गन देखा है, इस टाइप का होता है कुछ, राइट? सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेनल स्पेस, और सबसे अंदर इनर मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर मैट्रिक्स। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऐसा ही होता है कुछ माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गन हमारा जो होता है। डबल मेम्ब्रेनस होता है, आउटर वाली आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेनल स्पेस, फिर इनर मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ईटीसी हो कहां रहा है एग्जैक्टली? ईटीसी जो है वो एग्जैक्टली यहां हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, कहां पे हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन। इसी को अगर मैं जूम कर दूं, इसी को जूम करूं, तो वहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैपन हो रही है। ठीक है, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है आपको पता है? फोस्फो बाइलिपिड लेयर से बनी होती है। तो कुछ इस टाइप का रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं, डायग्राम तो अपने बचपन से ही बहुत अच्छे बताया था ना अभी, है ना? बता, भूल गए क्या? हाँ जी। तो यहां पे मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन को जूम किया सिर्फ मैंने। ठीक है ना, देख रहे हो ना, इनर मेम्ब्रेन को जूम आउट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि हो क्या रहा है यहां पे। ठीक है ना? क्या बना दी बोतलें सी सर ने, है पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। अभी ध्यान से देखते जाना बस इसको। ये क्या मैंने बनाई है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है उसको जूम करके दिखाने की कोशिश की है कि एक्चुअली स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। राइट, एक्चुअली में क्या स्ट्रक्चर में हो रहा है। हम्म, ये फोस्फोलिपिड की बायलेयर, ये तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब पढ़ा होगा कभी बचपन में।
है ना। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन बनाने की कोशिश मैंने की है मोटी मोटी। इसमें देखो बनाया क्या है, जो अभी मैंने समझाया उसी चीज को यहां पे रख दिया है मैंने। ठीक है, इसमें मैंने किया क्या है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, दिस इज यूबिक्विनोन दोनों के बीच में। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 है। ठीक है, इसके अंदर वही सब मॉलिक्यूल्स है जो अभी मैंने आपको बताया, किसमें फ्लेवोप्रोटीन है, किसमें साइटोक्रोम बी है, C1 है, किसमें A है, राइट। ये क्या है, साइटोक्रोम C, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 मतलब एटीपी सिंथेज है, ये कॉम्प्लेक्स 5th। तो ये कंप्लीट मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही बता रहा हूं मैं, ईटीसी के साथ साथ मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये 5 कॉम्प्लेक्सेस टोटल हैं। इन 4 कॉम्प्लेक्सेस तक अगर मैं बात करूं तो उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल दिया जाता है, कंप्लीट को लेते हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं, राइट। तो ईटीसी इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। अब इसमें देखो, इसमें हमने अभी तक क्या किया था, इसमें कॉम्प्लेक्स 1 को हम क्या बोल रहे थे, NADH डिहाइड्रोजिनेज बोल रहे थे, कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोल रहे थे, कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे, कॉम्प्लेक्स 4 को क्या बोल रहे थे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स 5 है दैट इज एटीपी सिंथेज। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको रिकॉल हो सके। अब देखिए हो क्या रहा है यहां पे हमने देखा था सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि NADH तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स अपने दे रहा था, राइट। कॉम्प्लेक्स 1 को अपने क्या दे रहा था, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था। क्या इतनी बात क्लियर है, कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, NADH जब जा रहा था तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको अपने दे रहा था। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था, FADH2, जब ये FAD में कन्वर्ट हो रहा था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसको बोलते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा था, कॉम्प्लेक्स 2 को दे रहा था। ये दोनों मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन को दे रहे थे, यही बात हो रही थी। अब इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो इस दौरान हो क्या रहा है, अब देखो ये हो क्या रहा है, ये इस मेम्ब्रेन को मैंने क्या किया है, जूम आउट किया है। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, क्या है ये, IM, दैट इज इनर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है ये, तो अंदर का क्या पार्ट है इसमें, मैट्रिक्स। नीचे का हिस्सा जो है वो क्या है, मैट्रिक्स है सपोज, और ऊपर वाला क्या है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, IMS। इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है ऊपर का, और नीचे क्या है, मैट्रिक्स है। ये पूरी की पूरी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के बाहर आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये मैंने इनर मेम्ब्रेन को माइटोकॉन्ड्रिया की जूम आउट किया है। ठीक है, अंदर मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स की तरफ क्या हो रहा है, NADH और FADH2 का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। ये लोकेशन मैंने जहां बनाई है वैसी ही होती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैट्रिक्स रीजन में क्या होता है, FADH2 और NADH का क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्सेस में जा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स से ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, मैट्रिक्स से क्या करते हैं, ये प्रोटॉन्स को भेजते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, एक पंप के तरह, एक तरह से प्रोटॉन पंप की तरह काम करते हैं, और प्रोटॉन्स को क्या भेजते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजते हैं। क्या इतनी कहानी क्लियर है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब मूव करता रहता है बार बार, हर स्टेप पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यूबिक्विनोन से चला गया कॉम्प्लेक्स 3 में, इलेक्ट्रॉन चला गया कॉम्प्लेक्स 3 से, जो है कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C में चला गया, उससे कॉम्प्लेक्स 4 में चला गया, राइट। तो और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा था, ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन मिलकर और इलेक्ट्रॉन मिलकर पानी बना दिया। यहां तक की कहानी हमने देखी थी अभी तक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 के बाद क्या इतनी कहानी क्लियर है। तो साइटोक्रोम यहां तक की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हमने अभी तक स्टडी कर लिया, बेसिक बेसिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ फेंकता है ये, जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हो रहा होता है तो ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को ऊपर की तरफ फेंकता है। तो देखो कहां कहां फेंक रहा है, प्रोटॉन्स कब कब जा रहे हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स भी इसी तरीके से प्रोटॉन्स को ऊपर की तरफ डालेगा, फोर्थ कॉम्प्लेक्स भी इसी तरीके से प्रोटॉन्स को ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, मैट्रिक्स से उस तरफ। मैंने सेकंड कॉम्प्लेक्स में नहीं बनाया, क्या गलती से नहीं बनाया, ये छोटा सा साइड में रख दिया, ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये एक्सेप्शन है। सेकंड कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है, ये प्रोटॉन को मूव नहीं करवाता, ये प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में नहीं भेजता है। तो सिर्फ 3 कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो कि प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में मूव आउट करवाते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4।
क्या इतनी बात क्लियर है? फिर एक टाइम के बाद इसमें क्या होने वाला है, एक टाइम के बाद अब मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली प्रोटॉन्स की मात्रा ज्यादा हो रही है। ऊपर मतलब इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, ध्यान रखना ये इस स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में क्या हो रहा है, प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी एक टाइम के बाद, ठीक है। प्रोटॉन की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, एक ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड बहुत जगह यूज होता है। ग्रेडियंट का बेसिकली बच्चा जी मीनिंग क्या होता है, ढाल, एक ढाल पैदा हो जाएगी, कहीं पे ऊंचाई है कहीं पे गिरावट है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो इसके थ्रू क्या होगा, ये प्रोटॉन बाहर से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कोशिश, स्पीड से आएंगे। जब ढाल होती है तो पानी, पहाड़ों से पानी कितनी स्पीड से नीचे आता है, कभी देखा हो तो, है ना। तो वो क्या है, क्योंकि वाटर का ग्रेडियंट बन चुका होता है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। इसी तरीके से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, प्रोटॉन्स ऊपर ज्यादा है नीचे कम हो चुके हैं। तो प्रोटॉन ऊपर से क्या करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे दोबारा से मैट्रिक्स में, और स्पीड से आएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोल दिया जाता है, केमिओस्मोसिस भी बोल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास होना एक किसी भी प्रोटॉन का हो सकता है, किसी भी डिफ्यूजन होना, उसी को क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोलते थे। केमिओस्मोसिस है मतलब केमिकल्स का ऑस्मोसिस है, प्रोटॉन ऑस्मोसिस है ये एक टाइप का। तो प्रोटॉन्स जो है जब बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, और ये मूव किसके थ्रू करेंगे, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की थ्रू करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो होगा, तो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के थ्रू मूव करेगा प्रोटॉन्स बाहर से अंदर की तरफ, दैट इज मैट्रिक्स की तरफ मूव करेगा। और जब मैट्रिक्स की तरफ धड़क्के से मूव करेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका है, क्योंकि प्रोटॉन्स मूव करेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी। ईच टाइम जब प्रोटॉन जो ऊपर से नीचे आएगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मूव करके मैट्रिक्स की तरफ आएगा, तो एनर्जी जनरेट होगी, और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके यहां पे क्या बन जाएगा, एडीपी से फॉस्फेट जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही तो करना था। तो एटीपी सिंथेज इसको इसीलिए बोलते हैं, ये एटीपी सिंथेज जो है ये भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। वैसे तो ये ऊपर वाला जो मैंने बनाया पतले वाला, दैट इज एफ नोड यूनिट, एंड नीचे वाला F1 यूनिट, वो आपको याद होना हो, लेकिन पूरे को, इसको कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, दैट इज एटीपी सिंथेज। तो एटीपी सिंथेज की अगर मैं बात करूं तो एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल फिफ्थ चैम्बर के थ्रू क्या होगा, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मूव करेंगे मैट्रिक्स की तरफ स्पीड से, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका होगा। क्यों बन चुका होगा, क्योंकि बाकी के 3 कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन बाहर की तरफ फेंक रहे हैं बार बार, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जब ये नीचे मूव करेंगे तो एनर्जी जो रिलीज होगी उससे एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। किससे, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगता है कि लगभग 3.5 प्रोटॉन्स लगते हैं एक एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। तो लगभग 4 प्रोटॉन्स लग जाते हैं एक एटीपी बनाने के लिए, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, ऑन द रिसर्च पेपर्स। तो इसकी अगर हम बात करें तो एडीपी से एटीपी बन गया, जब जब प्रोटॉन आएंगे एनर्जी रिलीज होगी, एडीपी से एटीपी बनेगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या समझ में आ रही है? फिफ्थ चैम्बर दैट इज एटीपी सिंथेज से कैसे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या कहानी यहां तक क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा आज बेसिकली? हाँ जी, फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल। अगर आपने नहीं देखा है तो बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स की जो बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है उसमें। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव दूसरे टाइप का फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। इसमें क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी सिंथेसिस करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के थ्रू करेंगे इसमें, राइट। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने अभी तक जो है टोटल इस तरह से NADH और FADH2 जितने भी बनाए थे हमने, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल को मिलाकर, उससे एटीपी कैसे बनवा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवा के, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एक चीज। उसके अलावा 4 कॉम्प्लेक्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, ये सब इनके दूसरे नाम है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स कुछ जो आपको याद रखने इसमें इंपॉर्टेंट, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज फ्लेवोप्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, यूबिक्विनोन एज अ कोएंजाइम, साइटोक्रोम B, C, C1, A एंड A3, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो ये बेसिक एक डायग्राम है जिसमें हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस किस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से प्रोटीन के थ्रू मूव करता है। ठीक है, NADH का इलेक्ट्रॉन लेके फ्लेवोप्रोटीन के पास गया, उसके बाद आयरन सल्फर में गया कॉम्प्लेक्स 1 में, इसका रोल खत्म। इसके अब ये जैसे यहाँ गया तो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिलीज कर रहा है। यहाँ पे मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैंने उसमें समझा दिया ये चीज, इसमें मैं जस्ट मॉलिक्यूल समझा रहा हूँ कि कौन से मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन कौन सा मॉलिक्यूल लेता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आयरन सल्फर के पास, वो भी यूबिक्विनोन के पास गया, दोनों इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स गए कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C1, इसके अलावा साइटोक्रोम C के पास गया, देन कॉम्प्लेक्स 4 में A3 के पास गया, और फाइनली इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट करके पानी बना दिया। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट अगर देखें तो इनर मेम्ब्रेन को जूम करके कुछ इस तरीके का डायग्राम हम बनाते हैं, जो हमारी बुक्स में भी बना हुआ है, एनसीईआरटी में इस टाइप का कुछ डायग्राम है। तो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 किस टाइप से अरेंज होते हैं। साइटोक्रोम C मैंने बाहर की तरफ अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, साइटोक्रोम C बाहर की तरफ ही होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ होता है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ होता है, राइट, इसलिए मैंने बाहर की तरफ बनाया। NADH और FADH2 अंदर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं कॉम्प्लेक्स में, उनका डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 से प्रोटॉन जाते हैं, 3 से जाते हैं, 4 से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं, 2 से नहीं जाते हैं। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटॉन बाहर ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू द मैट्रिक्स, तो उसके बाद क्या होते हैं, प्रोटॉन्स मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स 5 से, दैट इज ATP सिंथेज, इसका नाम ही ATP सिंथेज है। जो प्रोटॉन तेजी से मूव करेंगे उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या करेगा, ये ADP से ATP का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, सेम चीज यही आपको समझा रखी है इन्होंने। इसको आप देखेंगे तो ये सेम ही चीज आपको समझा रखी है। कॉम्प्लेक्स 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, बीच में वही साइटोक्रोम C यहाँ पे दे रखा है, पूरी कहानी वही है। इसको आप अब एक बार देखेंगे ना तो बच्चों वाला खेल है। ये सारे के सारे बीच में जितने मॉलिक्यूल्स भी लिख रखे हैं इसमें सब मैंने समझा दिया आपको, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम देखते रहेंगे बायोलॉजी में। आज के लिए इतना ही, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। इसी टाइप के अच्छे अच्छे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बने रहिए रेजोनेंस के साथ। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।